गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक होगा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Reflection of a light। तो सबसे पहले प्रकाश कहते किसे हैं? प्रकाश होता है हमारी नेत्र की जो संवेदना की जो क्षमता होती है, उसे से ही क्या है प्रकाश का मापन किया जाता है। हमारे नेत्र की जो संवेदना होती है उसी के द्वारा ही क्या है प्रकाश का जो मापन है वो किया जाता है। अब प्रकाश की किरणें जब एक साथ कई किरणें दिखाई देती हैं तो उसे बोला जाता है प्रकाश का स्पेक्ट्रम। उसे बोला जाता है प्रकाश का स्पेक्ट्रम। ठीक है। प्रकाश का परावर्तन मैं परिभाषा बता रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपके पास एक सतह है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर टकराती है या माध्यम पर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस गमन कर जाती है तो इसे बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। प्रकाश की किरण का किसी माध्यम से टकराने पर उसी दिशा में वापस गमन करना ही क्या कहलाता है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है, पहला होता है नियमित परावर्तन। पहला जो होता है वो होता है नियमित परावर्तन। ठीक है। और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। नियमित सीधा, विसरित घुला हुआ। नियमित के मतलब जिसकी एक दिशा हो और विसरित का मतलब जिसकी कोई दिशा न हो। ठीक है। तो सबसे पहले होता है नियमित परावर्तन। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, इसे बोला जाता है, इसको खुरदरा पृष्ठ लेंगे, इसे बोलेंगे आप नियमित परावर्तन। क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन बोलेंगे। परिभाषा देखते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ से टकराने पर निश्चित दिशा में या एक ही दिशा में गमन करती है तो उसे बोला जाता है नियमित परावर्तन। क्या बोला जाता है? नियमित परावर्तन बोला जाता है। ठीक है। ये प्रकाश की किरण टकरा रही है इस खुरदरे पृष्ठ से और टकराने के पश्चात निश्चित दिशा में क्या कर रही है? गमन कर रही है। इसको आप बोल देंगे नियमित परावर्तन। ठीक है। दूसरा होता है विसरित परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराने पर सभी संभव दिशाओं में गमन कर जाती है तो उसे बोला जाता है विसरित परावर्तन। क्या बोला जाता है? विसरित परावर्तन बोला जाता है। ठीक है। उसे विसरित परावर्तन मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ से टकराने पर सभी संभव दिशाओं में फैल जाती है या अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है उसे बोला जाता है विसरित
परावर्तन। ठीक है, इसके बाद परावर्तन के नियम होते हैं, क्योंकि जो परावर्तन होता है वो निश्चित नियमों पर आधारित होता है। ठीक है, तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। सबसे पहले मैं आपके पास एक छोटा सा डायग्राम बना करके बता रहा हूं। ये मान लीजिए कोई खुरदरा पृष्ठ है। ठीक है, ये खुरदरा पृष्ठ हो गया। इसको बोला जाता है आपतित किरण, यानी कि आने वाली प्रकाश की किरण। ठीक है, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। क्या बोला जाता है इसको? परावर्तित किरण बोला जाता है, टकरा करके वापस जाने वाली किरण। ठीक है, ये होती है आपतित और अपवर्तित किरण को पृथक करने वाला पृष्ठ, जिसको बोला जाता है अभिलंब। इसको क्या बोला जाता है? अभिलंब बोला जाता है। ठीक है, ये होती है आपतित किरण, आपतित किरण। ठीक है, ये होती है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, इसको आप बिंदु O कहेंगे। ठीक है, यहां आप A ले सकते हैं, यहां B ले सकते हैं। तो परावर्तन का जो पहला नियम है वो देखो, परावर्तन का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल पर स्थित हैं। ठीक है, ये आपका पहला नियम हो गया। सेकंड नियम है आपतित किरण। देखो मैं आपको बता देता हूं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण। ठीक है, कौन सा होता है? आपतन कोण होता है। इसे कोण I के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, और परावर्तन कोण होता है उसे कोण R के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, आपतन कोण की ज्या सदैव परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपतन कोण की ज्या एवं परावर्तन कोण की ज्या का मान सदैव एक नियतांक प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं, आपतन साइन I बटे साइन R बराबर है म्यू। इसको बोला जाता है कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको? कांस्टेंट बोला जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसका जो मान होगा, आपतन कोण का मान, वो सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण हो गया और ये हो गया परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान है वो सदैव क्या है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे क्या है? स्नेल के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन।
दर्पण द्वारा परावर्तन। ठीक है, तो दर्पण जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जैसे देखिए, ये आपके पास एक गोला हो गया, इस गोले से आपको दर्पण बनाना है, गोलीय दर्पण से ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपके पास एक दर्पण, और एक दर्पण आपके पास ये हो गया। ठीक है, इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। इसको क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण बोला जाता है। ठीक है, और इसको बोला जाता है उत्तल दर्पण। इसको क्या बोला जाता है? उत्तल दर्पण बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको दर्पण से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो बताएंगे, उसके बाद आपको प्रतिबिंब बनने के नियम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इससे संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो बताएंगे डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ दर्पण का ध्रुव है O हो गया। ठीक है, यहाँ आप M और N दो आर्क दर्शा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपके पास मुख्य अक्ष। ठीक है, ये इसको आप थोड़ा खुरदरा कर देंगे। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित होगा उसे आप कहेंगे उत्तल दर्पण। ठीक है, यह मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, यहां ये आ जाएगा आपके पास आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, यहां आप डी दर्शाएंगे। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में मैंने आपको पहले बताया था कि क्या आएगा? वक्रता केंद्र C से दर्शा सकते हैं। इसे आप मुख्य फोकस से F से दर्शाएंगे। वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको आप वक्रता त्रिज्या कहेंगे। मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको आप फोकस दूरी कहेंगे, जिसे आप दर्शाएंगे स्मॉल f के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य फोकस किसे कहते हैं? परिभाषा नंबर फर्स्ट, मुख्य फोकस मुख्य फोकस। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात, जब कोई प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से टकराने के पश्चात या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। समझ रहे ना? अवतल दर्पण से कोई प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को क्या है? एफ के द्वारा निरूपित किया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है। दूसरा जो है वो आता आपके पास वक्रता केंद्र। दूसरी है जो परिभाषा वो आता है वक्रता केंद्र। ठीक है। अब देखो जैसे दर्पण है उसे गोले का ही एक भाग मान सकते हैं। दर्पण जो होता है वो क्या है? गोले का ही एक भाग होता है। अवतल हो गया और उत्तल हो गया। दर्पण जो होता है वो गोले का ही क्या होता है? एक भाग होता है। ठीक है। गोले के केंद्र को ही दर्पण का क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र बोला जाता है। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए ये हो गया इसकी जीवा। ठीक है। तो इससे आप इसको दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटते हैं तो क्या है? ये आपके पास अवतल और उत्तल दो दर्पण प्राप्त हो रहे हैं। अब इस गोले का जो केंद्र था ना उसको ही आप क्या कहेंगे? दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता केंद्र को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? C के द्वारा निरूपित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? C के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 3 पे जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या जिसे आप R के द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को वक्रता केंद्र C एवं दर्पण के ध्रुव O के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो समझ गए ना? ये रहा आपके पास वक्रता केंद्र और ये रहा आपके पास दर्पण का ध्रुव। ठीक है। तो वक्रता केंद्र C व दर्पण के ध्रुव O के बीच की जो दूरी है उसको आप वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? कैपिटल R के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद है फोकस दूरी। फोकस दूरी फोकस दूरी इसको स्मॉल f के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है। तो फोकस दूरी है मुख्य फोकस f एवं दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को, दर्पण का ध्रुव हो गया O, मुख्य फोकस f एवं दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है।
और फोकस दूरी को स्मॉल f के द्वारा क्या है निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये हो गई आपके पास फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के बीच क्या संबंध होता है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या r जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। r बराबर है 2f। ठीक है, r बराबर है 2f। ठीक है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है 2 गुनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास वक्रता त्रिज्या का मान दे दिया जाए 30 सेमी। ठीक है, 30 सेमी वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 30 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो आपके पास r का मान दिया गया है 30 सेमी। ठीक है, तो 30 बराबर है 2f हो गया। f का मान आपको ज्ञात करना है, तो f बराबर आ जाएगा आपके पास 30/2 15 सेमी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। समझ गए, फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। समझ गए। इसके बाद मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यह एक काल्पनिक एवं मुख्य अक्ष एक काल्पनिक एवं सीधी रेखा होती है जो दर्पण के केंद्र के दोनों तरफ गुजरती है या दर्पण के केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है, या दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरती है। ठीक है, ये क्या है यहां से दर्पण के ध्रुव से होकर गुजरेगी। ठीक है, इसके बाद आपको बताएंगे दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इसमें मुख्य रूप से 4 नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं और वस्तु की स्थिति, प्रकृति व साइज के बारे में, प्रतिबिंब कितना बड़ा है, प्रतिबिंब कितना आवर्धित हो रहा है, कितना विवर्तित हो रहा है, कितना छोटा है। ठीक है, तो वो उसके आधार पे आपको बताएंगे। अब आपको बता रहे हैं अवतल दर्पण या दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। 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 पहला
ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ओ हो गया, ये खुरदरा पृष्ठ हो गया, हो गया, ये द्वारक है एन हुए एन, ठीक है। ये मुख्य अक्ष हो गई, ये आपतित किरण हो गई, ठीक है, और ये परावर्तित किरण हो गई, इसे आप कहिए एफ से, ठीक है। ये इसे को आप डी के द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है। पहला नियम, इसको समांतर नियम बोला जाता, समांतर किरण। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। ये मुख्य फोकस हो गया, इसको पहला नियम बोला जाता है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, जो मुख्य फोकस से होकर के क्या है गुजर रही है, ठीक है। और उसमें उत्तल दर्पण जब आप लेंगे तो उत्तल दर्पण में अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के से होकर गुजरती हुई क्या है प्रतीत होती हैं, गुजरती हुई क्या है प्रतीत होती हैं। जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण बना देता हूं आपका, ये हो गया, ये है आपका मुख्य फोकस एफ, ठीक है। ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, समझ गए। तो पहला नियम, वैसे दोनों में इक्वल ही है, तो पहला नियम क्या करेंगे यहाँ पे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निर्गत होंगी या गुजरेगी, तथा उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। ये पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरा नियम, दूसरा नियम देखते हैं, जस्ट इसके विपरीत है, ठीक है। ये मुख्य फोकस से होकर निर्गत हो रही थी, दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर निर्गत होती है, गुजरती है, तो अपवर्तन के पश्चात, ये मान लीजिए यहाँ आपके पास हो गया F और यहाँ हो गया आपके पास ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, यहाँ बिंदु D आ गया, ठीक है। नियम नंबर 2 देखो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर, जब कोई प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर अवतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है, समझ गए। मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। और इसमें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। समझ गए। उत्तल में तो प्रतीत होगी कल्पना के आधार पर, ठीक है, और अवतल में आपको स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब बनता हुआ क्या है, दिखाई देगा। इसके बाद है नंबर 3, ठीक है। तो नंबर 3 में क्या है, ये आ गया, ये है वक्रता केंद्र, ठीक है, सी आ गया। ये आ गया, ठीक है। यहां बिंदु ओ हो गया, एन एन, यहां एफ आ गया, ठीक है। तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के उसी दिशा में वापस गमन कर जाती है, ठीक है। क्या है कि वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के उसी दिशा में वापस गमन कर जाती है। चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में समान कंडीशन होती है। समझ गए, दोनों में क्या है, समान कंडीशन होती है। अब आपके पास लास्ट चौथा जो नियम है वो है तिर्यक दिशा, तिर्यक प्रकाश की किरण, ठीक है। ये आ गया, वो आ गया आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव के तिर्यक दिशा में आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अवतल या उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही वापस गमन कर जाती है। ये दर्पण का जो है वो चौथा नियम है। इसको तिर्यक प्रकाश की किरण के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये दर्पण के ध्रुव मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित नहीं हो रही है, ये सीधे आपतित हो रही है दर्पण के ध्रुव पर। तो दर्पण के ध्रुव से ये प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही क्या है, वापस गमन कर जाती है। उसके लिए आप चाहे अवतल दर्पण लें या फिर उत्तल दर्पण लें, ठीक है। तो ये आपका दर्पण से प्रतिबिंब बनने के 4 नियम हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अगले टॉपिक में दर्पण की विभिन्न स्थितियों पर वस्तु को रख करके और उसके द्वारा प्रतिबिंब या आकृति बनाने के जो नियम हैं वो बताएंगे। अब उसमें आपको ये बताया जाएगा कि वस्तु की को दर्पण के सामने किस प्रकार से किस कंडीशन पर रखा जाए कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपका यही स्टार्ट होता है।